हाय, कैसे हैं आप लोग। 2 दिन से ईवीएम 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 चल रहा है। आखिर है क्या केस ईवीएम का। एक लंदन में भारतीय मूल के हैकर ने यह दावा किया है कि ईवीएम्स हैक की जा सकती हैं। उन्होंने आगे कहा कि 2014 में जो भारत में चुनाव हुए जिसमें नरेंद्र मोदी बहुत बड़े मार्जिन से जीते थे, वो रिग किए गए थे। हैकर का दावा है कि भारत में 2014 में जो चुनाव हुए उसमें कांग्रेस 201 सीटों पर हैकिंग की वजह से हारी। उन्होंने आगे यह भी कहा कि आम आदमी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी ने भी 2014 में ईवीएम के हैक करने का प्रयास किया था। हैकर साहब ने 2014 में देश इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उनके कुछ साथियों की हत्या कर दी गई थी। हैकर ने यह दावा किया कि ईवीएम के बारे में उन्हें जानकारी इसके लिए है, वो ईवीएम को इसके लिए हैक कर सकते थे क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी ईसीआईएल हैदराबाद, जो कि ईवीएम्स का निर्माण करता है, उसके साथ जुड़े हुए थे। क्या वाकई में ईवीएम हैक हो सकती है? ईवीएम हैक हो सकती है या नहीं, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ईवीएम से चुनाव कैसे कराए जाते हैं। सबसे पहले हर ईवीएम का एक सीरियल नंबर होता है और उस सीरियल नंबर को रैंडमली चूज किया जाता है कि कौन से पोलिंग बूथ पर कौन सी ईवीएम भेजी जाएगी। यानी ये प्रोसेस ऑटोमेटेड है, इसमें किसी इंसान का हाथ नहीं होता है। एक ईवीएम मशीन में 16 बैलेट बटन होते हैं, यानी 16 कैंडिडेट्स को एक ईवीएम में जगह दी जा सकती है। और सबसे मजे की बात यह है कि हर पोल पे, हर चुनावी सीट पर कांग्रेस, बीजेपी, बीएसपी, आम आदमी पार्टी, इनका बैलेट नंबर अलग अलग होता है। यानी जयपुर में अगर बीजेपी नंबर 1 बैलेट पर है तो हो सकता है दिल्ली की किसी पूर्वी विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी बैलेट नंबर 3 पर हो। ईवीएम एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इसमें अगर आप मेमोरी स्टोर करेंगे तो आप पार्टियों के नाम से नहीं, कैंडिडेट के नाम से नहीं, इंडेक्स के नाम से करेंगे। जी हाँ, एरेज इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, उसमें वोट्स स्टोर किए जाते हैं, किसी इंसान के नाम या पार्टी के नाम से नहीं। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि एक ईवीएम में 3840 वोट ही होते हैं। यानी एक मेमोरी, आप इस तरह से समझ लीजिए जैसे आपका मेमोरी कार्ड होता है 5 GB, 8 GB का, 16 GB का, 32 GB का, उसी तरह एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की मेमोरी कैपेसिटी होती है 3840 वोट्स की। और दूसरी बड़ी बात यह है कि एक पोलिंग बूथ पर, जिस पर जनरली एक वोटिंग मशीन इस्तेमाल की जाती है, उसमें 1400 से ज्यादा वोटर्स नहीं होते हैं। अगर हम एक बार को यह मान भी लें कि 2014 के चुनाव रिग हुए थे, तो भी उसको प्रैक्टिकली समझना बहुत मुश्किल है। चुनाव जो 2014 में हुए उनमें विक्ट्री का मार्जिन 47% वर्सेस 32% था। यानी हारने वाली पार्टी को करीब करीब 32% वोट मिले थे हर सीट पर एवरेज, और जीतने वाली पार्टी को करीब करीब 47% वोट मिले थे हर सीट पर। एक देश के चुनाव की छोड़िए, एक सीट पर चुनाव जीतने के लिए बहुत सारी ईवीएम्स को हैक करना पड़ता है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जब जयपुर में 2014 में चुनाव हुए लोकसभा के, तब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की पार्टी, इन दोनों के बीच में वोट का अंतर था करीब करीब 5 लाख वोट्स का। और एक वोटिंग मशीन में, जैसा मैंने बताया, 3840 से ज्यादा वोट नहीं आते हैं। यानी अगर 5 लाख वोटों का मार्जिन लाना है तो करीब करीब 130 ईवीएम्स को हैक करना होगा। 130 ईवीएम्स को हैक करने का मतलब करीब करीब 130 पोलिंग बूथ्स को हैक करना होगा। और पोलिंग बूथ अगर पूरी तरह हैक कर ली जाए तो ही 130 का आंकड़ा होगा, नहीं तो अगर कुछ वोट जरूर कांग्रेस को हर 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 बूथ पे मिलेंगे, जिसकी वजह से यह आंकड़ा 300 पार जाएगा। अगर जयपुर में 300 बूथ को हैक करना प्रैक्टिकली बहुत बड़ा काम है। इतने बड़े रिसोर्स कंज्यूमिंग प्रोसेस के बाद हम दूसरा एस्पेक्ट देखते हैं कि ईवीएम स्टोर कैसे की जाती है। चुनाव हो गए, उसके बाद ईवीएम का क्या होता है। चुनाव होने के बाद जैसे ही चुनाव खत्म होता है, उस समय प्रिसाइडिंग ऑफिसर एक पेपर की सील लाते हैं। उस पेपर सील पर सारी पार्टियों के पोलिंग एजेंट्स का साइन होता है। उस ईवीएम को उसी पेपर सील में सील कर दिया जाता है। वो सील सीधा काउंटिंग के दिन खुलती है। वही पोलिंग एजेंट जो इलेक्शन के दिन बूथ पर मौजूद थे, वही पोलिंग एजेंट्स काउंटिंग के दिन उसी जगह मौजूद होते हैं और अपना साइन देख लेते हैं। उसके बाद ही वो काउंटिंग अलाउ करते हैं। अब हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की बात करते हैं, टेक्निकल एस्पेक्ट की बात करते हैं। जिस सिस्टम को एक्सेस करने का आपको परमिशन नहीं है, उसका अगर आप एक्सेस पा लेते हैं, उसे हैकिंग कहते हैं। ईवीएम किसी नेटवर्क से जुड़ी हुई नहीं होती है। यानी ईवीएम का अपना कोई वाईफाई कनेक्शन नहीं होता है, कोई ब्लूटूथ कनेक्शन नहीं होता है। अगर ईवीएम वाईफाई या ब्लूटूथ से कनेक्टेड होती तो यह 100% संभव था कि ईवीएम हैक हो सकती है। लेकिन ईवीएम काम करती है एक स्टैटिक मेमोरी डिवाइस पे। जिस तरह से आप अपनी पेन ड्राइव को खाली जेब में रखे रखे उसके डेटा को चेंज नहीं कर सकते, सिमिलरली अगर आपका फिजिकल एक्सेस नहीं है ईवीएम पर, तो ईवीएम के परिणामों को बदलना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल, इतना मुश्किल कि जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक हैकेथन रखा था दिल्ली में, उन्होंने सारी पार्टियों को कहा था कि आप आइए, हम आपके सामने ईवीएम रखेंगे लेकिन फिजिकल एक्सेस नहीं देंगे, आप इसका परिणाम बदल कर दिखाइए। किसी पार्टी ने पार्टिसिपेट करने की हिम्मत नहीं की थी। जब तक आपके पास ईवीएम का फिजिकल एक्सेस नहीं होगा, तब तक इसके परिणामों को चेंज करना असंभव है। फिजिकल एक्सेस के बावजूद भी अगर आपको परिणाम बदलने हैं तो आपको बहुत सारी चीजें चाहिए होंगी। कि क्या एक ऑल्टरनेट व्यू हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या ईवीएम खराब हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है।
ईवीएम प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पे काम करती है और ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पे काम करती है। यानी ये मान लीजिए जो घर के दीवार होते हैं, दीवारों में बिजली के तार होते हैं, उनकी बजाय एक पतले से बोर्ड पर कॉपर का ट्रैक होता है, उसी के ऊपर आपका डेटा जाता है। यह संभव है कि कॉपर का ट्रैक एक दूसरे के साथ मर्ज हो सकता है, कॉपर का ट्रैक शॉर्ट हो सकता है। इसकी वजह से अभी पिछले कुछ दिनों हमने खबर सुनी कि महाराष्ट्र में कांग्रेस का बटन दबाने पर बीजेपी की बत्ती जल रही थी, लेकिन इसका भी सॉल्यूशन आया। इसका सॉल्यूशन आया वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल यानी वीवीपीएटी। जब आप बटन दबाएंगे वोटिंग मशीन पर, तब आपको सामने चुनाव चिन्ह नजर आएगा एक पेपर पर कि हाँ, आप संतुष्ट हो सकते हैं कि आपका वोट सही जगह गया है। और एक बार को मान भी लेते हैं कि ईवीएम हैक हो सकती है, लेकिन भारत में, इतने बड़े देश में, अगर एक चुनाव का परिणाम बदलना है तो बहुत ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत होगी। जब कांग्रेस रूलिंग पार्टी थी 2014 में, तो एक रूलिंग पार्टी के नाक के नीचे इतने रिसोर्सेज यूज हो जाएं, और वो भी एक अपोजिशन की पार्टी, वीक अपोजिशन के द्वारा, ये मुश्किल है। ये माना नहीं जा सकता। फाइनल वर्डिक्ट, हो सकता है कि मैं बहुत स्ट्रेट कह रहा हूं, लेकिन ईवीएम को हैक करने की बात करना मजाक नहीं है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जो भारत की ईवीएम को एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, आप कहेंगे कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, लाइक केन्या है, नेपाल है, म्यांमार है, मान लेते हैं। दूसरी तरफ आप कहेंगे कि यूनाइटेड स्टेट्स में ईवीएम से वोटिंग नहीं होती। ये बात सही है कि यूनाइटेड स्टेट्स में ईवीएम से वोटिंग नहीं होती, लेकिन आपको यूनाइटेड स्टेट्स की ज्योग्राफी देखनी होगी। यूनाइटेड स्टेट्स के पास बहुत ज्योग्राफिकल एरिया है, 50 स्टेट्स हैं, और अमेरिका में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी नहीं है भारत की तरह, वहां प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है। यानी वहां पर चुनाव कराने का जिम्मा स्टेट अथॉरिटीज का है। स्टेट अथॉरिटीज अपनी सहूलियत के हिसाब से चुनाव कराती है। हर पोलिंग बूथ पर जितने वोटर्स होते हैं, उनके वोट्स की काउंटिंग करना 2-3 घंटे का काम है। इसमें अगर आप ये कहें कि अमेरिका को ईवीएम पे जाना चाहिए, तो अमेरिका को कोई खास फायदा नहीं है अपने बैलेट सिस्टम को चेंज करके ईवीएम पे जाने का। इसके लिए भी उन्होंने ईवीएम को नहीं अपनाया। और एक फाइनल बात, अभी पाकिस्तान में चुनाव हुए जिसमें इमरान खान जीते हैं। पाकिस्तान में जो चुनाव हुए वो बैलेट बॉक्स से हुए, और आप गूगल कर लीजिए, पहली चीज जो अपोजिशन पार्टी ने हारते ही की वो ये कि चुनाव रिग्ड है। क्या गारंटी है कि ईवीएम हटाने के बाद चुनाव रिगिंग की बात नहीं आएगी? हमने तो फिल्मों में हमेशा देखा है कि पूरे के पूरे बैलेट बॉक्स लूट लिए जाते हैं, वहां पर वापस चुनाव कराना पड़ता है, लाखों करोड़ों का खर्च होता है। हमें ईवीएम पे ट्रस्ट करना होगा। हाँ, अगर किसी के मन में संशय है, आप आरटीआई लगाइए, आप सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल लगाइए, आप हर उस जगह पे डिस्कस कीजिए कि ईवीएम्स को हम और सिक्योर कैसे बनाएं। लेकिन ये कह देना कि ईवीएम से देश रिग हो रहा है, ईवीएम से इलेक्शंस रिग हो रहे हैं, ये बात गले नहीं उतरती। जय हिंद।